के प्रायोजक है हार्ट सर्जरी में 16 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव। किसी भी हृदय रोग संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें। नमस्कार, आपका मैरी टॉक में मैं शिल्पा नेगी, आपकी होस्ट हो दो शिल्पा, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये लाइव शो इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात की जाती है। हमारी मुस्कुराहट हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब कहा जाता है कि बड़े किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमेशा कहते हैं सदा मुस्कुराते रहिए। ये एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके पीछे एक बेहद बड़ा राज है, क्योंकि मुस्कुराहट हमारी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ये मुस्कुराहट किस पर निर्भर करती है? हमारे खूबसूरत दांतों पर। जी, हमारी खूबसूरत दांत हमारे व्यक्तित्व का परिचायक भी है। अगर आपके दांत खूबसूरत हैं, मजबूत है, तो आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन कभी कभी इन दांतों की साफ सफाई को लेकर हम बेहद लापरवाह हो जाते हैं और फिर शुरू होती है इनसे जुड़ी कुछ दिक्कतें। ये दिक्कतें आगे जाके बेहद परेशानियां पैदा करती है, जो आपके रूटीन और आपके दैनिक जीवनचर्या को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और इसीलिए आज हम खास मुद्दा लेकर आए हैं दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 8107800000 पे। इस नंबर पे कॉल करके आप सीधे तौर पर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच एक खास दंत रोग विशेषज्ञ हैं। आप हैं डॉक्टर ध्रुव लखानी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आज हम दांतों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल बेहद जरूरी तौर पे पूछना चाहूंगी कि दांतों का महत्व बेहद ज्यादा माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं दांतों को लेके हम सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक छोटे से सहज उदाहरण से शुरुआत करूंगा और आपको ये बोलूंगा कि दांत हमारे मुंह में उतने ही जरूरी हैं या उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे पाँव चलने के लिए या हमारे हाथ काम करने के लिए। अब ये उदाहरण बहुत सहज है, सरल है, पर हमारी सोच शायद इतनी सरल नहीं है। हम दांतों को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना हम शरीर के बाकी किसी अंग को या हिस्से को देते हैं। जी बिल्कुल। और इससे इसका कारण ये है कि या तो हमारे पूर्वजों में या हमारे घर में बड़ों में किसी ना किसी का दंत चिकित्सा के साथ एक ऐसा कड़वा अनुभव हो चुका होता है कि हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, या फिर दूसरे बहुत सारे प्रभाव आ जाते हैं, कुछ रीतियां चलती हैं। तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम निरंतर नियमित रूप से एक दंत चिकित्सक के पास जाएं और अपने दांतों का अच्छे से चेकअप कराएं। इलाज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चेकअप की बात कर रहा हूँ। दांतों का महत्व दूसरी तरह से भी अगर मैं आपको समझाऊं तो आप जितना स्वस्थ खाएंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। जी जी बिल्कुल। और स्वस्थ चीज खाने के लिए दांतों का होना बहुत जरूरी है। जी। एक छोटी सी बात और ये मैं सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस पे रिसर्च हो चुकी है, शोध हो चुका है, जिसमें बताया जाता है कि अगर किसी के दांत सही नहीं है, खासकर आगे के 6 दांत, तो उसके व्यक्तित्व पे, संपूर्ण व्यक्तित्व पे एक गहरा नेगेटिव इफेक्ट आता है। बिल्कुल। जो कि उसके आगे व्यक्तित्व विकास के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारे फेस में सबसे पहले हमारे दांत ही हमारी स्माइल में नजर आते हैं। अगर वही सही नहीं है तो फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक छोटी सी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि इन्हीं दांतों से जुड़ी, अगर आप सही बात कह रहे हैं कि हम लोग लापरवाह रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऐसा देखा, हम अपने दांतों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी बुरी आदतें, सुपारी, सौंफ, तंबाकू। उसके अलावा जो पुराने टाइम से बात चली आई है, राख से दांत साफ करने का एक प्रोस्पेक्टस रहा है, वो कितना हार्म करता है और कितना गलत है? देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर, एक दंत चिकित्सक होने के रूप में मैं आपको सीधा और सिंपल जवाब दूंगा, बिल्कुल ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि राख या तंबाकू दोनों का ही हम इस्तेमाल करते थे पहले अपने दांतों को साफ करने में, और ये देखा गया है कि लंबे समय तक इन चीजों का इस्तेमाल करने से दांतों की जो बाहरी सतह है, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, इनामल, वो पूरी तरह से घिस जाता है, जिसकी वजह से हमें तमाम दूसरी बीमारियां या दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हम कुछ ठंडा नहीं खा पाते, हम कुछ गर्म नहीं पी पाते। इस सब चीजों से बचने के लिए जो सलाह आपको एक दंत चिकित्सक दे रहा है, प्लीज उस पे अमल कीजिए। बाकी घर की जो ये नुस्खे हैं उन पे ज्यादा ध्यान ना दें। अब देखिए, आपने बोला दंत चिकित्सक जो सलाह देते हैं उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, और वही मुद्दा की फीस हम देना नहीं चाहते। एक यही जुड़ा मेरा एक सवाल है, एक्सपेंसिव
हाँ। ये शब्द बहुत जुड़ा हुआ है दांतों से रिलेटेड की अगर आप क्लीन अप करवाने जाते, चेकअप करवाने जाते, कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाते दांतों के लिए तो अरे वो बहुत खर्चीला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें ये जो आपने एक कथन बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है, ये एक एंड रिजल्ट है कि दांतों का इलाज महंगा है, पर इसके पीछे जो 2-3 तथ्य हैं उस पे थोड़ा हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली चीज अगर मैं बोलना चाहूंगा तो वो बोलूंगा कि हमारे डेंटल सर्कल में एक बहुत कॉमन कहावत है कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, निग्लेक्ट इज। मतलब दांतों का इलाज महंगा नहीं है, दांतों की तरफ लापरवाही रखना ज्यादा महंगा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं आज कुछ खा रहा हूँ और मेरे 2 दांतों के बीच में कुछ जाके फंस जाता है, इस चीज का एहसास मुझे है। तो उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आता है कि मैं एक टूथपिक या कोई नुकीली चीज लेके उसे निकाल दूं, बिल्कुल, और ये मैं करता रहूं तब तक मेरे दांत में दर्द ना हो जाए। या दूसरा ऑप्शन है मैं अपने पास के दंत चिकित्सक या घर के जो दंत चिकित्सक हैं उनके पास जाऊं और उसका एक बार चेकअप करवाऊं। ठीक है, अगर आप सही समय पर एक दंत चिकित्सक के पास आते हैं तो ज्यादातर केसेस में ये सिर्फ एक कोचर होती है जिसकी सिर्फ एक भराई करके एक अपॉइंटमेंट में कम खर्चे में आप वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। पर अगर आप वो टूथपिक वाला इलाज करेंगे तो फिर ये होगा कि आप दंत चिकित्सक के पास जाएंगे, वो एक एक्सरे लेंगे और फिर वो बताएंगे कि भाई इसमें 3 से 4 सिटिंग लगेगी और जाहिर है खर्चा भी होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों का सही समय पे नियमित निरंतर रूप से दंत चिकित्सक के पास जाना बहुत जरूरी बन जाता है। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा वो ये कि हम यहाँ बैठे कहते हैं कि दंत चिकित्सा बड़ी महंगी है। ठीक है, आंकड़े, अगर मैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आंकड़ों की बात करूं तो वेस्टर्न कंट्रीज जो यूरोपियन देश हैं या अमेरिका है या बाहर और कोई भी देश हैं, उनकी तुलना में हिंदुस्तान में दांतों का इलाज कम से कम 30 या 40% सस्ता है। और इसमें एक जो व्यंग वाली बात है वो ये भी है कि हम मटेरियल वही यूज करते हैं जो बाहर होता है, बाहर यूज होता है। अच्छा, जैसे आमतौर पे एक डेंटिस्ट की क्लिनिक पे अगर आपको कुछ मटेरियल देखना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेड मटेरियल मिलेगा, आयात किया जाता है वो मटेरियल, उसके ऊपर 100 तरह की ड्यूटी लगती है, हमारे पे वो महंगा पड़ता है और फिर जब हम उसका प्रयोग आपके मुंह में करते हैं तो आप पे भी वो महंगा पड़ता है। ठीक है, बट इस सब के बावजूद 30 से 40% हमारे इंडिया में, पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, दांतों का इलाज सस्ता है वेस्टर्न कंट्री से। एक तीसरी और बात, ये भी व्यंग में है, इसको प्लीज सीरियसली ना लें, वो ये है कि आज हम अगर किसी दुकान में जाके एक मोबाइल फोन लेते हैं 15,000 का जी, तो हम पैसे खर्च कर देते हैं। मैं आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि वो एक फोन आपके 3 से 4 साल काम आता है, इससे ज्यादा काम नहीं आता। जी, बिल्कुल। वही पैसा अगर एक डेंटिस्ट मांग लेता है आपसे तो हमें वो ज्यादा लगने लगता है। जी, बिल्कुल। शायद इसका एक कारण ये भी है कि भगवान ने हमें 32 दांत दे दिए, अगर 2 ही देता तो हम उसका ज्यादा ख्याल रखते। अभी ऑप्शन है ना हमारे पास इसीलिए। एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि कहीं 100 रुपए खर्च करके अगर हम छोटी मुसीबत से निपटारा ले सकते हैं, हम वो नहीं लेना चाहते, लेकिन जब वो 2000 की बात आ रही थी, अब तो कोई रास्ता नहीं है, तो हम वो 2000 खर्च करने में पछताते नहीं है। और यही मेरे ख्याल से दांतों के साथ भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ी मिथ्याएं भी बहुत ज्यादा है, ऐसी धारणाएं भी बहुत ज्यादा है, वो क्या क्या है? देखिए, बहुत सारी धारणाएं आज तक हमारे समाज में और सोसाइटी में चल रही हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बहुत कॉमन धारणा बताता हूँ कि हम अगर अकलदाढ़ निकलवाने कोई मरीज आता है तो उनका जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि इसका मेरे आई साइट से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इस पे, या फिर इससे क्या मुझे कैंसर हो जाएगा क्या, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जरूर है कि कुछ लोग मानते हैं कि ऊपर की दांतों की जड़ें जो होती हैं वो आंख के बहुत पास होती हैं और उससे जड़ को निकालने से आंख पे कुछ फर्क पड़ जाता है, पर ये बिल्कुल बात सही नहीं है। दूसरी एक चीज इसमें और है कि आज से 30 या 40 साल पहले जिस तरह से जो प्रक्रिया होती थी दांत को निकालने की और जो अब होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले
इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, और जबकि अब जितने भी दंत चिकित्सक हैं वो बहुत जागरूक हैं इस मुद्दे पे, और वो बहुत अच्छे से अपने इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई का ध्यान रखते हैं जिससे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसके लिए हम लोग सब जागरूक हैं, पर ये जागरूकता कहीं ना कहीं मरीज तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्ल दाढ़ से मेरे को एक बात याद आई कि कहते हैं अक्ल दाढ़ आ रही इट मीन्स अब आप मैच्योर हो रहे हो, आपके अंदर अक्ल आ रही है। क्या उससे पहले अक्ल नहीं होती है, या ये सिर्फ एक फिजूल की बात है? नहीं, ये फिजूल की बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि अकल दाढ़ आने का जो समय होता है वो 18 साल से 22 साल होता है। लड़कियों में 18 से 20 साल और लड़कों में 18 से 22 साल। ठीक है, तो उस टाइम वो ऐसा एक टाइम पीरियड होता है सबकी जिंदगी में जिसमें हम कोई ना कोई एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो घर वाले ये मानना शुरू कर देते हैं कि अब ये समझदार हो रहा है, इसलिए उस दाढ़ को वो नाम दिया गया अकल दाढ़, विजडम टूथ। तो इसका उससे लेना देना है। हालांकि हमारी प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि 40 साल के आदमी और 40 साल की औरतें भी आके कहती हैं कि हमारी अकल दाढ़ अभी तक आ रही है। अच्छा। जो कि एक मिसनोमर है, एक गलत तथ्य है, क्योंकि ऐसा वो है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अकल दाढ़ 22 साल या 23 साल तक नहीं आई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हड्डी में कहीं अटकी हुई है और उसके बाद नहीं आएगी। अच्छा, ये कहना कितना सही है कि जो अकल दाढ़ है उसके रहने से भी कोई नुकसान नहीं है और नहीं रहने से भी कोई फायदा नहीं या नुकसान नहीं है, ये वाकई में सच है या ये अकल दाढ़ कुछ काम आती है? क्योंकि काफी बार ऐसा सुना है कि अकल दाढ़ परेशान कर रही है तो हमने अकल दाढ़ निकलवा ली, या काफी बार ऐसे केसेस आते हैं जब सुनने में आता है कि वो टेढ़ी आ रही है, तिरछी आ रही है और परेशान कर रही है। जी देखिए, इसमें हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हम लोग इवोल्यूशन में मानते हैं, ठीक है, और उसी धारा पे अगर आगे चलें तो ये माना गया है कि अकल दाढ़ एक इवोल्यूशनरी पैटर्न है जो आगे नहीं दिखा जाएगा। अच्छा। होता क्या था, हमारे पूर्वजों में बहुत पीढ़ियों पहले खाने में इतना रिफाइनमेंट नहीं होता था, सहज नहीं होता था खाना। ठीक है, तो उन्हें ज्यादा उस खाने को चबाने की जरूरत होती थी। अब आजकल का खाना बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया है, तो दांतों पे जो उसका प्रेशर आता है या दबाव आता है वो बहुत कम हो गया है। इसलिए उस दृष्टिकोण से देखें तो अकल दाढ़ हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर एक अकल दाढ़ अच्छे से आई हुई भी है तो भी वो 5 से 10% आपके चबाने में मदद कर सकती है, इससे ज्यादा मदद नहीं करती है। पर यहाँ पे ये पॉइंट है कि 50 से 60% लोगों में वो अकल दाढ़ सही से नहीं आई होती। अच्छा। या फिर नीचे वाली जबड़े में अकल दाढ़ सही से आई होती है और ऊपर वाले जबड़े में अकल दाढ़ आई ही नहीं होती है। तो जो अकल दाढ़ खुद अकेली ही पड़ी है वो तो आपको चबाने में कभी इस्तेमाल कर भी नहीं पाएंगे आप उसका। इसलिए उन दांतों में सड़न लगना और बाकी दूसरी तकलीफें होना ज्यादा आम है। इसलिए दंत चिकित्सक ये मानते हैं कि हम उसको हटा दें ताकि मरीज को और कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम ना हो पाए। जी। अच्छा, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डरते हैं या फिर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, ये कन्फेस ही नहीं करना चाहते कि हम कभी कैंसर को फेस कर सकते हैं या फेस करना चाहिए। उसी तरह हर पार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर को लेके कोई ना कोई इशू रहता है। मुंह का कैंसर भी काफी बार सुनने में आता है, तो ये मुंह का कैंसर क्या है? देखिए, मुंह का कैंसर अगर मैं आंकड़ों से शुरुआत करूं तो इंडिया में तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है और इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो बुरी आदतें हैं तंबाकू से संबंधित वो बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि कैंसर को आदमी छुपाने की कोशिश करता है, जबकि कोई भी कैंसर हो शरीर के किसी भी अंग का, उसका वो कितना जानलेवा है या नहीं उसका सही आंकलन उसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट से होता है। जैसे अगर बनस्पत एक पेशेंट को कोई मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ तो 5 साल के बाद कितने पेशेंट जीवित रह पाएंगे और कितने उस डिजीज को सकम कर जाएंगे, उससे ये आंकड़ा आता है 5 ईयर सर्वाइवल रेट। तो अगर उन आंकड़ों की बात करूं तो अगर हम मुंह के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले या दूसरे स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट औसतन 80% तक अच्छी है। जी हाँ, मतलब 80% पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। यही बीमारी अगर 3rd या 4th स्टेज ऑफ कैंसर में डिटेक्ट होती है तो वो जो आंकड़ा है वो घट के सीधा 35 या 40% पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी उस बीमारी का मतलब हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी ये है
कि हम ये देखें कि वो क्या लक्षण है जिससे हमें मुंह के कैंसर के तरफ हमारा ध्यान जाए। ठीक है, जैसे बाकी कैंसर्स में भी हम अपना फिजिकल एग्जामिनेशन खुद कर सकते हैं, वैसे ही जो इनिशियल स्क्रीनिंग है, जो पहला दौर है एग्जामिनेशन का, वो आप चाहे अपने घर पे भी करें, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में आप ध्यान रखें, जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, डायग्नोज तो मैं गलत शब्द होगा, डायग्नोज ना करके हम कम से कम इतना जांच लें कि हम अब डॉक्टर के पास चलें या ना चलें, वहां तक हम कम से कम पहुंचे। तो उसमें जैसे एक अगर कोई छाला है जो मेरे मुंह में है या मेरे जीभ पे है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक लक्षण होता है मुंह के कैंसर का। मुंह के खुलने में तकलीफ होना, खाना निगलने में परेशानी होना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सोजन है जो थोड़ी कड़क हो गई है और नहीं जा रही है, इन सब चीजों से फोन ले लेते हैं। हाँ जरूर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपका हमारे शो में स्वागत है सर। कौन बोल रहे हैं आप? मनीष बोल रहा हूँ मैम। जी मनीष, अपना सवाल पूछिए। मैम मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछना है। मेरी बिटिया है जो 6 साल की है, लेकिन उसने चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाए, तो उसकी वजह से उसके दांतों में जो प्रॉब्लम हो रही है, दर्द भी करता है और वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कोचर भी पड़ गई है। जी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी, अब आपको डॉक्टर साहब बताएंगे इसका जवाब। थैंक यू कॉल करने के लिए। जी हाँ जी मनीष, तो आपकी बेटी जो 6 साल की हैं, उनमें अगर कोचर की कोई भी तकलीफ हो रही है तो उसको बिल्कुल हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी हम उस बात की तरफ चलने ही वाले थे कि ये भी एक धारणा है कि बच्चों के दांतों की देखभाल करनी इतनी जरूरी नहीं है। दूध के दांत हैं, ये तो गिरने ही वाले हैं। ठीक है, पर मनीष क्योंकि आप जागरूक हैं और आपने फोन किया, इसका मतलब है कि आप उस धारणा में यकीन नहीं करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप उसे एक दंत चिकित्सक के पास लेके जाएं, जो कि उसका आपको एक इलाज बताएंगे। आमतौर पे अगर हम पीछे के दांतों की बात करें जो बच्चों के मुंह में देखे जाते हैं, तो वो 12 साल तक मुंह में रहते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 से 6 साल का समय अभी भी है आपकी बेटी के वो दांत रहने का। तो उसमें अगर किसी भी तरह की कोचर भराई है तो वो की जा सकती है। अगर उन दांतों में कोचर इस कदर है कि वो जड़ों तक है, तो जड़ का इलाज भी संभव है। जैसे बड़ों में जड़ का इलाज RCT कहा जाता है, वैसे ही बच्चों में भी जड़ का इलाज पल्पेक्टमी कहा जाता है, और वो एक अच्छा इलाज है जो कम से कम 6-7 साल तक उस दांत को बचाए रखेगा। तो आप उसे निकटम दंत चिकित्सक के पास लेके जाएं और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाएं। हम सर बात कर रहे थे कैंसर को लेकर, मुंह के कैंसर की रोकथाम के बारे में। क्या लक्षण थे जो आप बता रहे थे? जी, तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो कोई छाला हो, या मुंह खुलने में दिक्कत हो, या खाना खाने निगलने में कोई दिक्कत हो, या फिर बहुत ज्यादा मुंह में जलन चले, या फिर आपको अपनी आवाज में कोई फर्क महसूस हो, तो ये सब प्राइमरी इंडिकेटर्स कहते हैं हम ओरल कैंसर के। उसके बाद आप अपने दंत चिकित्सक से जरूर परामर्श करें, और वो सब तरह का इनिशियल एग्जाम करके आपको एक थोड़ा डायग्नोसिस की तरफ लेके चलने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हम रोकथाम करेंगे उतनी जल्दी हम स्वस्थ हो जाएंगे। जर्दे गुटके के पैकेट पे जो पिक्चर्स बने हुए होते हैं, जिसके बाद एक चेतावनी भी लिखी होती है, बावजूद उसके हम कैंसर को, मुंह के कैंसर को फेस करते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक सामाजिक बीमारी है। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, पर ये भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जब से सरकार ने ये नीति बनाई कि बड़ी बड़ी पिक्चर की वार्निंग्स आएंगी, उससे जो खपत है तंबाकू की, भले आप इसे, अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं स्मोक वाले टबैको और स्मोकलेस टबैको के साथ, तो इन दोनों में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये नीति हमारे लिए काम कर रही है। पर मेरा ये निजी मानना है कि सरकार अपना काम करे और हम लोग कुछ ना करें, उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर हम खुद ही इस बीमारी की तरफ जागरूक हों और खुद ही उसका रोकथाम करने की कोशिश करें, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत खुद से ही हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, बच्चे फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, उसके बिना रहते नहीं है, और आजकल टीनेज में तो फास्ट फूड बहुत ज्यादा चलता है। क्या ये फास्ट फूड बच्चों के दांतों के लिए नुकसानदायक है? कोल्ड ड्रिंक्स को ले लीजिए फिर, या फिर देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स तो ये प्रूव हो चुका है कि कोल्ड ड्रिंक्स आर हार्मफुल फॉर द टीथ, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। फास्ट फूड भी एक तरह से बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के लिए,
हम बच्चों को ये देखिए, हम बच्चों को सिंगल आउट कर देते हैं बड़े कन्वीनियंटली। ऐसा नहीं है कि मुझे फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है। तो पर बच्चों को मूलतः वही खाना पसंद आता है, वहां पे एक थोड़ी चूक हो जाती है। देखिए, हम जैसा खाना खाते हैं और हम पहले जैसा खाना खाते थे, आजकल हमारी जो चीनी है वो रिफाइंड शुगर हो गई है, वो हमारे दांतों के लिए ज्यादा घातक है। हमारे खाने में जो तेल पड़ता है वो रिफाइंड ऑयल हो गया है, ठीक है। नमक भी हम सेंधा नमक नहीं यूज करते। मतलब ये सब मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, ओपिनियंस है। तो उस सब से डाइट का हमारे दांतों पे असर पड़ता है। पर इसके साथ अगर हम बच्चे को बार बार इस चीज पे टोकते ही रहेंगे और बच्चे को कोई सकारात्मक उदाहरण नहीं देंगे, तब तक बच्चा वो रुकेगा नहीं खाना। और अगर वो बच्चा खा भी रहा है तब भी उसकी दांतों की सफाई के प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे, खुद एक मेंटेनेंस साइकिल रखेंगे, तो उससे हम इस प्रॉब्लम को ना होना, ये पॉसिबल है कि उस मेंटेनेंस साइकिल से वो प्रॉब्लम या तो ना हो या फिर डिलेड हो। Now you should be aware about your teeth maintenance. लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि बच्चे 2 टाइम ब्रश करने में ना नुकर करते हैं, तो ऐसा क्यों है? या फिर अगर 1 टाइम ब्रश करना हो तो मॉर्निंग को प्रेफर करते हैं, और हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करता है या जेन्युइन ये बात कही जाती है कि 2 टाइम ब्रश जरूर करना चाहिए सोने से पहले भी, तो ये क्यों कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे एक सीधा सा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जी। मेरा 6 साल का बेटा, अगर मैं उसे कुछ भी चीज कहूंगा तो शायद मना कर देगा, और वही चीज अगर उसकी टीचर उसे कहेगी तो वो फट से मान जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही। तो जब हम बड़े हो रहे थे और हम अपने स्कूल में देखते थे तो कई बार चेकिंग हो जाती थी कि किसी के मुंह से बदबू तो नहीं आ रही। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो एक बच्चे के लिए एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि मुझे सुबह तो ब्रश करना ही है, नहीं तो स्कूल जाऊंगा, मेरे दोस्तों को लगेगा मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मेरे टीचर मुझे टोक सकते हैं कि मेरे मुंह से एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा। जबकि अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो रात का ब्रश करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि हम सुबह उठने के साथ ब्रश करें जी। रात को अगर देखिए, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इस चीज की बहुत जरूरी है कि कोचर होती क्यों है। ये बहुत लोग आम क्वेश्चन है ये सब लोगों का कि ये कोचर की प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो हमारे मुंह में सैकड़ों लाखों बैक्टीरिया हैं, ठीक है, कण हैं जो रहते हैं, विच इज नॉर्मल, ठीक है। पर जब हम कुछ मीठा खा लेते हैं तो उसकी वजह से अगर वो कुछ चीज हमारे दांतों के ऊपर फंसी रह गई तो वहां पे एक एसिड अटैक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे जो दांत है वो थोड़ा सा कुरेदने लगता है, अगर मैं थोड़ी देसी भाषा का इस्तेमाल भी करता रहूं तो। और ऐसा जब निरंतर होता रहता है तो वहां पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है या कुछ काला जैसा दिखना शुरू हो जाता है, उसे हम कोचर कहते हैं। अच्छा। तो अगर हम रात को ही ब्रश कर लेंगे और हमारे दांतों पे कुछ फंसा ना रह गया तो कोचर होने के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे जी। मेरा एक सवाल और है, आपने मुंह से बदबू की बात कही, स्मेल आना ऑर्डिनरी बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हम ब्रश करते हैं 2 टाइम्स के बाद भी हमारे मुंह से स्मेल आती है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे इसको फिर से हमें तोड़ना पड़ेगा 2-3 चीजों में। मुंह से स्मेल आना एक या तो दांतों की वजह से हो सकता है जी। दूसरा, अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी कुछ पेशेंट्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जी। तो उन पेशेंट्स में भी ये देखा जाता है कि उनके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है। तो अगर मूलतः प्रॉब्लम दांतों की है तो इसका कारण है कि यहाँ तो हमारे मुंह में कोई कचरा है जिसे हम डॉक्टर्स के द्वारा ही निकलवा पाएंगे, और अगर वैसा नहीं है तो फिर हमें अपने पेट की जांच की तरफ बढ़ना चाहिए जी। शो में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो BDS MDS डॉक्टर ड्रोन लखानी, दंत रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे और इस विषय पर हमारी बात कंटिन्यू रहेगी। आप बने रहिए मैरी टॉक के साथ।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका मैरी टॉक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई समस्या या सवाल है ऐसा जिसके बारे में आप सीधे तौर पर डॉक्टर द्रोण लखानी से बात करना चाहते हैं तो 8107800000 हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान त्वरित और जल्दी ही सीधा इस शो के जरिए पा सकते हैं। जब तक आप सवाल पूछें मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना शुरू करती हूँ। हम स्मेल की बात कर रहे थे जिसके आपने रीजन एक पेट में गड़बड़ी या फिर कुछ दांत से संबंधित। जी। इसके अलावा और कोई रीजन हो सकता है? देखिए नहीं, मूलतः ये दो ही कारण हैं जिससे मुंह से स्मेल का एक होता है। एक तीसरा, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा कि कई बार कुछ बच्चों की खासकर आदत होती है मुंह से सांस लेने की, क्योंकि उनके नाक में कोई तकलीफ होती है, एक जैसे डिविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, उसकी एक तकलीफ होती है जिसकी वजह से बच्चा आमतौर पे मुंह से ही सांस ले पाता है। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें मुंह पूरा सूख जाता है, जिसकी वजह से भी या तो मुंह से बदबू आती है या फिर दांत में कोचर भी ज्यादा लग सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और अवेयर होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं छोटे बच्चों के। जब छोटे बच्चों के शुरुआती दांत आना शुरू होते हैं तो उस वक्त ये कब कहा जाए या डॉक्टर कब सलाह देंगे कि आप आके मुझे एक बार चेकअप करवाइए, या पेरेंट्स को सर कब अवेयर होना चाहिए कि अब हमें बच्चे को एक बार दिखाना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, थैंक यू सर। और इसका कारण ये है कि ये सबसे निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है डेंटिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। एक फन फैक्ट मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि डेंटिस्ट्री में 9 विभाग हैं, 9 डिपार्टमेंट्स हैं और हर विभाग अपना एक अलग काम करता है। और ऐसा नहीं है कि एक विभाग में सिर्फ एक ही तरह का काम होता है। जैसे बच्चों का एक दूसरा विभाग होता है डेंटिस्ट्री में, जिसमें सिर्फ बच्चों के संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है, दंत संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो अगर मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊं तो ये है कि हमें अपने बच्चों के मुंह की सफाई बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत जल्दी से मेरा मतलब है उनके जब से दांत ना आए, दूध के दांत ना आए, तब भी हमें एक साफ कपड़ा या फिर एक स्टरलाइज्ड रुई लेके और उससे मसूड़ों की मालिश थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। जैसे ही दांत आ जाते हैं तभी से ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए बच्चों को। अब यहाँ पे एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं वक्त लेना चाहूंगा इस पॉइंट पे। नंबर 1 तो ये, सही कॉल ले लेते हैं। हेलो जी सर। जी हाँ जी, नंबर 1 तो ये कि बच्चों का टूथपेस्ट और बड़ों का टूथपेस्ट सेम नहीं होता, वो एक समान नहीं होता है। अच्छा, ठीक है जी। आप अगर देखेंगे और अनुभव भी करते होंगे तो 2 साल तक बच्चे थूकने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है। उनके अंदर ये रिफ्लेक्स नहीं होता कि हमें कोई चीज बाहर थूकनी है, स्पिट कैसे करनी है, ये बच्चों को जानकारी नहीं होती। तो जो बड़ों का टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। वही टूथपेस्ट अगर हम बच्चों के दांतों में लगाएंगे तो वो सारा का सारा फ्लोराइड आपका बच्चा पेट में ले लेता है, जो कि आगे जाके उसके लिए थोड़ा कुछ हेल्थ संबंधित दिक्कत दे सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चों में 2 साल तक कम से कम नॉन फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत आराम से जोधपुर जैसी जगह पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होने लगता है तो 6 साल तक उसके लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसमें बड़ों की फ्लोराइड मात्रा के हिसाब से आधा फ्लोराइड होना चाहिए। आंकड़ों में बात करूं तो 1000 ppm फ्लोराइड होता है हमारी टूथपेस्ट में, तो बच्चों की टूथपेस्ट में 500 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही बच्चा 6 या उसके बाहर जाता है तो 6ठे साल में उसके परमानेंट दांत आने लग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे फ्लोराइड की मात्रा को बढ़ा के 1000 ppm तक लाया जा सकता है। जी। अच्छा, अब टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं। जब हम मार्केट में टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो हाउ कैन वी जज कि कौन सा वाला हमारे लिए बेटर है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए अब अलग अलग फ्लेवर में, स्मेल में, तो कौन सा हम क्या उसमें क्या चीज नोटिस करें कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है?
देखिए, इसमें फिर से मैं थोड़ा सा लाइटर वेन में बात करना पसंद करता हूँ। इसलिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में हर घर में एक डॉक्टर होता है, जिसने डॉक्टरी नहीं की होती पर वो फिर भी डॉक्टर होता है, और आधे से ज्यादा इंस्टेंस में वो सही राय नहीं दे पाते। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन एक ऐसा इशू है जो हम लोग बहुत ज्यादा उसको फेस करते हैं। अब जैसे जो आपने बात कही, वो मेरे सारे पेशेंट्स मुझसे यही पूछते हैं कि मैं कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करूं। तो इसमें मेरा जो जवाब होता है वो सीधा सरल ये होता है कि आप कोई भी इस्तेमाल करें, अगर उसमें झाग बन रहे हैं और उसमें 1000 ppm फ्लोराइड का है, तो आप कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें आपके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। अगर आपके मुंह में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे भाई मेरे दांतों में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, तो उसके लिए जरूर दूसरे उत्पाद आते हैं। अगर मेरे मसूड़ों में से खून आता है या कोई ऐसी दिक्कत है, तो उसके लिए एक डिफरेंट टूथपेस्ट आता है। पर ये राय एक दंत चिकित्सक से लें, उसे हम खुद ही एक्सप्लोर ना करते रहें, नहीं तो मिसहैप्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक सवाल मेरा और है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके दांत आना शुरू होते हैं, उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि दांत आने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम मोशंस होते हैं। क्या ये वाकई में सच है कि दांत आने के वक्त सिम्टम होता है? नहीं, देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम का लेना देना बच्चे के इरिटेबिलिटी से ज्यादा है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे को थोड़ा हल्का बुखार आ जाता है, तो वो सब दांतों से संबंधित है। बट पेट की गड़बड़ी उससे होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा ये जो कनेक्शन है ये मेरे समझ के बाहर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं दांतों में दांत आने लगते हैं तो खुजली होती है, उस वजह से बच्चे कुछ भी उठा के रब करते हैं और उस वजह से बैक्टीरियाज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? अब इसमें ये है कि उसका दोष दांतों के आने को देना या फिर बच्चे ने जो उठा के खाया उसको देना, फर्क है। उसमें थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर दांतों में खून आ रहा है, रिसाव हो रहा है किसी तरह का भी, तो ब्रश नहीं करना चाहिए, ये कितना सही है? हमें रोज 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये मेरा आपको जवाब है इस पॉइंट पे। ये जो आपने सवाल उठाए ये फिर से एक बहुत आम सवाल है, और लेडीज में खासकर ये प्रचलन ज्यादा है। ठीक है, होता क्या है, साइकिल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके मसूड़ों में से खून तब आना शुरू होता है जब उसमें किसी तरह की सोजन आ जाती है। वो सोजन अमूमन 80% केसेस में दांतों पे किसी तरह के कचरे के जमाव की वजह से आती है। अब अगर हम उस दांत को ब्रश करना बंद कर देंगे तो उस कचरे की जमने की जो रेट है वो दुगनी से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो इसमें अगेन हमें ब्रश करना नहीं बंद करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी एक दंत चिकित्सक के पास जाके हमारे दांतों की सफाई करानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम दांतों की क्लीनिंग करवाते हैं तो दांत ढीले पड़ने का डर रहता है, लूज हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो ये कितना फैक्टर कितना गलत है? देखिए, इसमें ये अगेन ये फिर से एक धारणा है, पर इस धारणा के पीछे जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, उनके व्यक्तिगत अनुभव से ये बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब अगर हम अपने दांत पे इतना ज्यादा कचरा जमा होने देंगे कि जब डेंटिस्ट या दंत चिकित्सक वो दांत का कचरा हटाएगा तो ये पाया जाएगा कि भाई आधे से ज्यादा जड़ तो हमें मुंह के अंदर ही दिख रही है, क्योंकि जैसे ही हमारे दांतों के ऊपर कचरा जमा होगा वैसे ही वैसे हमारे मसूड़े नीचे खिसकते रहेंगे और हमारी जड़ ऊपर की तरफ आती रहेगी। तो जब दांत का सपोर्ट उसकी हड्डी के अंदर ही कम रह गया तो वो उसका हिलना स्वाभाविक है। पर ये हमें तब पता चलता है जब हम अपने दांतों की सफाई कराते हैं। जब तक कचरे से वो जमे होते हैं तब तक वो हिलते नहीं है। तो ये एक व्यंग है इसमें भी, पर किसी का कहीं ना कहीं पे बड़े बुजुर्गों की राय है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसका चलन थोड़ा कम होता रहे। जी। अच्छा, एक सवाल और है, हम दांतों की सफाई की इतनी देर से बात कर रहे हैं, ब्रश करने का आइडियल टाइम कितने मिनट का होना चाहिए, कि इतनी देर कम से कम आपको ब्रश करना ही चाहिए? 2 का रूल, ब्रश ट्वाइस अ डे फॉर 2 मिनट्स ईच, बस, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे फिर से कुछ आदतों की वजह से, जैसे अगर मैं पान पराग खा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे दांत पीले पड़ जाएंगे या भूरे पड़ जाएंगे, तो मैं बहुत ज्यादा दक्षता से ओवर जीलस होके ब्रश करूंगा ताकि मेरे दांत साफ रहें, चमकते रहें। वो भी हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, उससे हमारे दांत बाहर से छिलने लगते हैं, जो फिर से हमें ठंडे गर्म के लिए सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, तो इसलिए 2 बार आप ब्रश करें, एक उठने के बाद और सही मायने में अगर पूछें तो सुबह के नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। जी।
अच्छा, दांतों की प्रॉपर मेंटेनेंस में क्या सिर्फ यही ध्यान रखने लायक बात है कि हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए और 2 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे मेंटेन किया जाए? बिल्कुल, आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में जिससे आपकी मेंटेनेंस और भी अच्छे से आप रख सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे बहुत ज्यादा एक आम प्रचलन है कि हम अपने दांत ब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग करते हैं। फ्लॉस एक पतला धागा होता है जो 2 दांतों के बीच की सतह को साफ करने में काम आता है। अच्छा। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आप कितनी भी अच्छे से ब्रश कर लें पर फिर भी आप दांतों की बीच की सफाई इतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहले फ्लॉस एकमात्र जरिया था ये करने का, पर यहाँ पे इस चीज को जोधपुर की जनता को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि फ्लॉस करना सबके बस की बात भी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उसमें आपका जो हाथ का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत सटीक होना चाहिए। अच्छा। जो कि वो सब लोगों के लिए अप्लाई नहीं करता। इसलिए आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो पानी की एक तेज धार से 2 दांतों के बीच की सतह को साफ कर सकते हैं। अच्छा। मार्केट में अवेलेबल है। तो उन सब चीजों से हम अपने दांतों के बीच की हेल्थ का ध्यान रखें, जो कि ज्यादा जरूरी है क्योंकि खाना आमतौर पे वहीं जाके फंसता है। जी। अच्छा, माउथ वॉश यूज करना एक रूटीन में है लोगों के, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या ये हार्म करता है? नहीं, ये बहुत अच्छी हैबिट है और इसे कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट ये जरूर है कि सब माउथ वॉश एक जैसे नहीं होते। 2 तरह के माउथ वॉश होते हैं। एक जो आपको एक किराने की दुकान या जनरल स्टोर पे मिलता है, वो आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक माउथ वॉश वो है जो हमें एक कॉल लेते हैं। अच्छा, चलिए कॉल चला गया जी। दूसरा माउथ वॉश जो होता है वो हमें दवाई की दुकान पे मिलता है जी। जो कि एक डेंटिस्ट दंत चिकित्सक प्रिस्क्राइब करता है। उसकी एक नियमित तरीका होता है लेने का और एक नियमित काल तक उसे लेना होता है। अच्छा। हम एक मेडिकेटेड माउथ वॉश को 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर तक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक कण होता है जिसकी वजह से थोड़े से हमारे दांतों पे भूरापन जमना शुरू हो सकता है। ये एक साइड इफेक्ट होता है। तो मतलब मीन्स वो प्रिस्क्रिप्शन में हो तभी यूज करें, अदरवाइज शॉप वाला आप प्रेफर करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बड़े बुजुर्ग के टाइम से चला आ रहा है, लोग दातुन से दांत साफ किया करते थे और अभी भी वो चीज प्रचलन में है, लोग दांत साफ करते हैं। वो क्या, क्योंकि वो तने जो होते हैं वो काफी स्टेम काफी कठोर भी होते हैं, क्या उनसे दांतों को नुकसान पहुंचने का डर रहता है? देखिए, मैंने 10 साल लगा दिए डेंटल फील्ड में, कम से कम डेंटिस्ट बनने में। मैंने अपनी मास्टर्स की, उसके बाद मैं जब जोधपुर आया तो ये जो आपने सवाल पूछा है ये मेरे करिकुलम से अभी भी बाहर है। उसके लिए शायद मुझे और थोड़ा शोध करना पड़ेगा। पर फिर भी अगर एक आम राय लें या सामान्य जानकारी के हिसाब से बात करें तो तने से जो आपने बोला, एक तो मसूड़े के छिलने की संभावना रहती है और दूसरा मेरा ये बहुत ज्यादा मानना है कि जब तक एक टूथपेस्ट झाग वाला नहीं होगा तब तक वो सफाई को अच्छे से नहीं कर पाएगा। जी। अच्छा, जैसे लौंग का तेल इस्तेमाल करना या फिर सरसों का तेल से मसाज करना, ये ऐसे घरेलू उपाय हैं जो अमूमन हम सब में से कोई ना कोई फॉलो जरूर करता है कि इनसे दांतों को रिलैक्स हो जाएगा या दांत मजबूत होंगे, तो ये कितना फैक्ट है? देखिए, लौंग का तेल कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अगर आप लौंग के तेल को अपने मुंह के अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक लोकल एनेस्थेटिक है। मतलब वहाँ पे वो हिस्सा थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, जिससे अगर किसी मरीज को तेज दर्द हो रहा है तो उसमें थोड़ी राहत मिलती है। ये घरेलू नुस्खा अच्छा है, मैं मना नहीं करता, पर इसे तभी तक करें जब तक आपके डेंटिस्ट की क्लिनिक खुल ना जाए सुबह, और फिर आप जाएं और अपना इलाज सही तरीके से करें। अच्छा, ओवर द काउंटर जाकर दवाई लेना हम लोगों की आदत बन चुका है। बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लिए हम दवाइयाँ लेते हैं कि दांत का दर्द कम हो जाए या उसे आगे एक्सटेंड करते रहते हैं डॉक्टर के पास जाने को, ये कितना सही है? देखिए, ये चीज मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में भी कही थी कि सब तरह का डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर हम किसी बीमारी को पहले ही पकड़ लें तो उसका इलाज जल्दी और सस्ते में भी हो सकता है और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते रहें तो फिर ये संभव नहीं होता। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा आपको, एक उदाहरण के जरिए बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे सर में दर्द है तो मैं एक दिन सर दर्द की गोली खा लूंगा जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर अगले दिन मेरे सर में फिर दर्द हुआ, मैं फिर से गोली खाऊंगा। पर अगर 10 दिन लगातार ये सर दर्द हुआ तो क्या मैं ये ना सोचूंगा कि ये क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। इसी तरह से अगर आपके दांतों में दर्द है और आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं तो आप उस रूट कॉज, जो मूल समस्या है, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। उस समस्या का जो परिणाम है उसका इलाज कर रहे हैं, जो मेरी राय में गलत है। जी।
हम पेस्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ आप ये बताएं कि जब टूथब्रश का सिलेक्शन करना हो तो फिर क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, या कोई भी टूथब्रश चलेगा? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगेन मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है ये, मैं चाहूंगा कि सब लोग सॉफ्ट ब्रश यूज करें जी, जो कि बहुत मोटा ना हो आगे से। होता क्या है, आजकल ऐसे ब्रशेस भी आते हैं जो इतने मोटे होते हैं कि पीछे के दाढ़ों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उनको साफ कैसे करेंगे? तो एक पतला ब्रश जिसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हो वो हमारे दांतों के लिए पर्याप्त है जी। अच्छा, बच्चों के दांतों में हमेशा नोटिस किया जाता है आगे कुछ व्हाइट स्पॉट्स बने हुए होते हैं, क्या वो पानी में खराबी की वजह से, या उनके ढंग से दांत साफ ना करने की, या डाइट शेड्यूल ढंग से फॉलो ना करने की वजह से होता है? इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पानी की खराबी का होता है। सरकार ने इस पे भी एक अच्छी नीति बनाई है और उस पे काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। फ्लोराइड एक ऐसा कण है जो अगर पानी में मात्रा में ज्यादा हो तो हमारे दांतों में सफेद, पीले, भूरे इस तरह के पैचेस दिखाई देते हैं। अच्छा। तो उस सब का रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है कि जो मूल समस्या है जो कि फ्लोराइड का होना है ज्यादा अधिक मात्रा में, उसको ही हम कंट्रोल करें और उससे ये ठीक हो पाए। दांतों की क्लीनिंग को लेकर अगर बात की जाए तो बड़ों की क्लीनिंग तो पॉसिबल है, क्या छोटे बच्चों में क्या एज आप प्रेफर करते हैं कि जब उनको क्लीनिंग करवानी चाहिए, ऐसा कुछ है? जब मुझे मुंह खोल के पेशेंट का, भले उसकी उम्र कुछ भी हो, अच्छा, अगर एक स्थायी कचरे की परत दिख रही है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस परत को हटाऊं, क्योंकि अच्छा, मुझे पता है कि उस परत के दुष्प्रभाव क्या हैं। इसलिए सबसे जरूरी है जितना जल्दी इंटरवीन करें उतना अच्छा। जब दांतों की बात आती तो कहा जाता है कि दांतों पे कैप लगवानी है, तो ये कैप लगाने से क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम डेंटिस्ट के पास रूट कनाल के लिए जाते हैं तो दांत आधा या आधे से ज्यादा खोखला हो चुका होता है, तो डेंटिस्ट उसका जड़ का इलाज करता है और ऊपर एक बहुत बड़ी फिलिंग करता है, जिसे पहले एक गलत शब्द है पर फिर भी मैं इस्तेमाल करूंगा, मसाला भरना कहते थे। ठीक है, तो उस फिलिंग को अपनी जगह पे रहने के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक ऊपर से एक कवर मिले, प्रोटेक्शन मिले जी। उस प्रोटेक्शन को हम कैप या क्राउन कहते हैं। अच्छा। एक सहज भाषा में समझाऊं तो ये दांत का हेलमेट है, ओके, जिसे पहनना जरूरी हो जाता है अगर हमने एक रूट कनाल या कोई और तरह का इलाज कराया है तो। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती है, जो मसाला भराने की आपने बात कही है, मैं नहीं जानती अब ये कितना चलन में, लेकिन पहले कहा जाता था कि जो जितनी प्रतिशत फैमिली से है तो वो सोना भरवाता है, चांदी भरवाता है, और अब कहा जाता है हड्डी का मसाला भराया जाता है। मेरा जो नॉलेज कहता है, तो ये कितना फैक्ट है, और मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई में आपकी चॉइस पे है कि आप सोना भरवा सकते हैं या चांदी, या फिर ये हार्मफुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सब तरह की चीजें फिलिंग में यूज होती हैं, हड्डी के अलावा। हड्डी हम नहीं भरते हैं पर वही मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मेरा नॉलेज मुझे कंफर्म नहीं है जी। सोना, चांदी और फिर दांत के कलर की जो फिलिंग्स आती हैं वो सब बहुत आम रूप में आजकल फिल की जाती हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि हम दांतों की बात कर रहे हैं, बच्चों को लेकर बात कर रहे हैं, स्मेल को लेकर, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस दांतों को लेकर है, लेकिन उसके बाद भी हम डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि जब समस्याएं हैं तभी डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि हम साल में एक बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाएं। तो क्या एक साल में एक बार डॉक्टर के पास जाना सही है, मतलब आपके पास आना सही है, या हर 6 महीने में जाकर चेकअप कराना चाहिए? देखिए, मेरा मत इसमें यह है कि आपको 6 महीने से एक बार एज अ होल फैमिली, पूरी परिवार के साथ डेंटिस्ट के पास जाके एक चेकअप, रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अगर मैं अपनी खुद की निजी प्रैक्टिस की बात करूं तो उसमें से 1 या 2% लोग ऐसे होंगे पूरे महीने में जो सिर्फ एक चेकअप के लिहाज से हमारी चेयर पे आके बैठते हैं, बाकी सब लोग परेशानी के साथ चेयर पे आके बैठते हैं। तो ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है इस चीज को देखने का। जितना जल्दी आप जाएंगे उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। छोटे बच्चों के जब दांत आना शुरू होते हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन 6 महीने के बाद से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि 1.5 साल का बच्चा हो गया, दांत नहीं आ रहे, तो क्या वो चिंता का विषय है? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 अलग परिवार के 2 अलग बच्चों की हाइट बराबर हो और एक साथ बड़ी हो? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। बिल्कुल। तो दांतों के निकलने का भी एक पैटर्न है और एक एज है, ये हर एक परिवार में अलग होती है। तो ये जरूर है कि हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि 6 महीने से लेके 6 साल तक दूध के दांत आते हैं, या 6 महीने से लेके 3 साल तक अगर बिल्कुल पर्टिकुलरली बात करें तो दूध के दांत आते हैं।
ये जानकारी हमारे लिए जरूरी है। अगर हमारा दांत आ ही नहीं रहे हैं तो जरूर एक दंत चिकित्सक के पास जाके उसकी जांच करवाएं। वो सिंपल एक एक्सरे लेके ये तय कर लेंगे कि दांत बने हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, सो अगर सिर्फ प्रॉब्लम डिलेड है, मतलब अगर दांत सही टाइम पे नहीं आए हैं क्योंकि पड़ोस वाले बच्चे के आ गए हैं, तो उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 2-3 महीना लेट भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा स्लो है या उसमें कोई किसी तरह की कमी है। ये हेरिडिटी से तो कहीं रिलेट नहीं करता, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? हेरिडिटी के कुछ पार्ट हैं इसमें, देखिए जरूर है। अगर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके पर ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स का अभाव है। जोधपुर जैसी जगह में या इंडिया को अगर अपन एक एज ए जनरल माने तो मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार वालों ने ये सोचा होगा कि मेरा बेटा डेंटिस्ट बनेगा और उन्होंने मेरे दांतों के इरप्शन का एक रिकॉर्ड रखा होगा जी। और ये शायद सब घरों के लिए होगा। तो इसलिए हेरिडिटरी का जो रोल है उसको एस्टैब्लिश होने में शायद अभी 1-2 पीढ़ियां और लग जाएंगी जब हम ये रिकॉर्ड्स बनाने लगेंगे। पर हाँ, इसमें हेरिडिटरी का जरूर एक रोल है। अच्छा, एक और धारणा है कि जब बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं, हिलते हैं और पेरेंट्स उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, बच्चे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या वाकई में उस वक्त हमें ये जो छेड़ाछाड़ी करनी चाहिए या वो अपने आप टूट जाते हैं? फिर एक और बात कही जाती है कि दांतों को अंदर की तरफ तोड़िए, अदरवाइज दांत टेढ़े आएंगे, बाहर की तरफ मत तोड़िए। ये ऐसे बहुत सारे वहम है जो मैंने सुने हैं, तो ये कितने सही है? देखिए, दांतों को प्लीज मत तोड़िए, ये आपके अनमोल रतन है, इन्हें अपने पास रहने दीजिए, भले वो बच्चे के ही क्यों ना हो। ठीक है, इसमें मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम अब बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी काम घर पे ना करें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 100-200 रुपए देके किसी डेंटिस्ट को बोल देंगे कि भाई हमारे बच्चों के दांत चेक कर लीजिए, उसमें कोई भी ऐसा आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी माँ बाप को, और मैं समझता हूँ होती भी नहीं है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं पे एक ये हम अपने रूटीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कभी ना कभी कि हम इस प्रॉब्लम को टाल देते हैं। अरे आज हिल रहा है, कल गिर जाएगा अपने आप, तो क्यों लेके जाएं उसके पास। और यहाँ पे दूध के दांतों का जो इम्पोर्टेंस है उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर जिस दांत को 11 साल की उम्र में हमारे दूध से मुंह से बाहर आना है, वो अगर 6 साल की उम्र में आ जाता है तो बच्चे पे उसका क्या असर पड़ रहा है, वो हमारे बच्चे के आगे आने वाले दांतों के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि जो दांत होते हैं वो आड़े टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, या फिर उन जो खाली जगह है वहां पे कचरा जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे आसपास के दांतों में कोचरे लगनी शुरू हो जाती है। बच्चे के खाने पे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, भाई दांत नहीं है खाएगा कैसे। और बच्चे के लिए खाना कितना अहम है और कितना जरूरी है उसके विकास के लिए, ये शायद बात करने की भी जरूरत नहीं है। दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बेहद हमारी इस पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अहम किरदार निभाते हैं हमारी व्यक्तित्व को दिखाने में। मैं चाहती हूँ आप हमारे सारे दर्शकों को एक मैसेज देके ये बताने की कोशिश करें, या अपना मैसेज जरूर दें कि दांत हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और किस तरह इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनकी रोकथाम की जा सकती है। देखिए, ये फिर से मैं अपने बातों को दोहराने वाली बात करूंगा, बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं जरूर इसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा प्लीज मत समझिए कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है या फिर आपकी जेब खाली करने के लिए दंत चिकित्सक बैठे हैं। दंत चिकित्सक का काम आज की तारीख में जितना ज्यादा हम अपने समाज को जागरूक बना सकें वो सबसे प्राइमरी रोल है। इसके लिए जितनी ज्यादा आप लोगों में जागरूकता फैलेगी उतनी ही दांत रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कम फेस करते रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर हम एज एन इंडिविजुअल ये संकल्प ले लें कि हाँ हमें हर 6 महीने में एक दंत चिकित्सक के पास जाना है और उससे चेक कराना है, तो उससे क्या होगा कि एक प्रथा बनेगी। हम मिथ्याओं की बात करते हैं, मिथ्या कैसे बनती है? किसी एक आदमी के अनुभव से बनती है। तो हम उस मिथ्या के जैसे इस प्रथा को क्यों नहीं शुरू कर सकते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हम धारणाओं के पीछे चलते हैं तो फिर हम कोई अच्छी धारणा लेके चले ताकि उसके फॉलोअर्स बने। आप स्टूडियो में आए सर, आपने इतनी सारी बातें की और दांतों को लेके प्रॉब्लम्स के बारे में इतना हमने कंसल्ट किया आपसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर द्रोण लखानी थे और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, इश्यूज को लेकर हमने बात की। अगले सप्ताह आपकी होस्ट हो तो शिल्पा एक नए विषय के साथ फिर हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।